Hello friends, welcome again to another lecture of mathematics. LPP कर रहे बेटा अपन exercise number 6.1. 7 problems we have completed and now we'll start with the 8th problem, right? What does it say? If John drives a car at a speed of 60 km per hour, he has to spend ₹5 per kilometer on petrol. मतलब अगर वो 60 के स्पीड से जाता है तो उसको हर किलोमीटर पे 5 रुपए का खर्चा होता है बेटा. If he drives at a faster speed of 90 km per hour, स्पीड बढ़ा दिया बेटा उसने, तो क्या होता है बेटा, माइलेज कम मिलेगा. The cost of the petrol increases to ₹8 per kilometer. He has ₹600 to spend on petrol and wishes to travel maximum distance within an hour. कितने पैसे उसके पास? ₹600 है और उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है 1 घंटे के अंदर. टाइम कितना बेटा? 1 घंटे के अंदर. फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज एन LPP. ओके बेटा, तो ये थोड़ा सा अलग है बेटा क्योंकि इसमें अपन टेबल नहीं करने वाले बेटा, लेकिन फिर भी सारी चीजें तो लिखनी है बेटा. ना सबसे पहले देखेंगे अपन द स्पीड ऑफ द कार. अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ओके, तो खर्चा कितना है बेटा? कॉस्ट ₹5 पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर पे खर्चा आता है उसका 5 रुपया. एंड इफ ही मूव्स विथ 90 किलोमीटर पर आवर, तो जो खर्चा जो है इट विल इंक्रीज टू ₹8 पर किलोमीटर. ओके, अब मैक्सिमम कितना है बेटा? अवेलेबल कितना है उसके पास पैसा? ₹600 में उसको जाना है. करेक्ट. ओके, एंड ही हैज टू ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस विदिन 1 आवर. विदिन 1 आवर, 1 घंटे में उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है बेटा. तो फॉर्मुलेट दिस अबव प्रॉब्लम एज एन LPP. तो अपन क्या करेंगे बेटा? लेट हिम ट्रेवल x किलोमीटर एट स्पीड ऑफ, पहला वाला स्पीड कितना बेटा? 60 किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर एट स्पीड ऑफ कितना बेटा? 90 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ उसको मैक्सिमम डिस्टेंस जाना है बेटा, तो दैट बिकम्स आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? मैक्सिमाइज z. तो अपन क्या करेंगे बेटा? लेट z बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. तो z इज इक्वल टू क्या है बेटा? x प्लस y. उसको क्या करना है बेटा? मैक्सिमाइज करना है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन खत्म हुआ है. ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है उसको तो करो, लेकिन देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन. सब्जेक्टिव. अब देखो बेटा, वो 60 के किलोमीटर से कितना जाता है बेटा? x किलोमीटर जाता है, तो खर्चा कितना आएगा बेटा? 5x. तो अपना क्या आएगा बेटा? 5x प्लस कितना बेटा? 8y. और उसके पास मैक्सिमम कितने बेटा? ₹600 है. he can spend 600, तो it will be less than equal to 600. this is the first condition. अभी दूसरा क्या है बेटा? दूसरा टाइम का है. ये क्या है बेटा? ये कॉस्ट का, खर्चे का है, और दूसरा टाइम का है. अब देखो यहां पर वो x किलोमीटर जाता है एट अ स्पीड ऑफ 60. अपने को पता है बेटा स्पीड क्या रहता है बेटा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम कितना आएगा बेटा? टाइम विल बी टाइम इधर, स्पीड इधर. क्या होगा बेटा? ये इनवर्ट एंड हो जाएगा. तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब वो कितना स्पीड जा रहा है, कितना डिस्टेंस जा रहा है बेटा? x एट 60 किलोमीटर एंड y एट 80 किलोमीटर. ओके, और मैक्सिमम टाइम कितना है उसको? दोनों मिला के 1 घंटे के अंदर जाना है उसको. ओके, गॉट इट. देखो बेटा x क्या है? इट इज द डिस्टेंस, 60 इज द स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव यू द टाइम फॉर द फर्स्ट x किलोमीटर एंड टाइम फॉर द नेक्स्ट y किलोमीटर विल बी कितना बेटा? y अपॉन 80 एंड दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 1. लेस देन इक्वल टू 1. ओके, एंड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगे बेटा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y greater than equal to 0. Non-negativity constraints. Okay. So that completes the 7th problem also, and we'll move on to the 8th wala problem. Let us see what he says.
सॉरी द 9th वन, द लास्ट वन, मैंने 8 लिखा है बेटा उधर. द कंपनी मेक्स कॉन्क्रीट ब्रिक्स मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड. दो चीजों से बनती है बेटा, सीमेंट और सैंड से. द वेट ऑफ द कॉन्क्रीट ब्रिक हैज टू बी एटलीस्ट 5 kg. वो ब्रिक का वजन कम से कम 5 किलो होना चाहिए बेटा. किसी के सर पे दे मारो, सर फूटना चाहिए, ब्रिक नहीं. ओके. सीमेंट कॉस्ट ₹20 per kilometer and the sand cost ₹6 per kilometer. Strength consideration dictate that a concrete brick should contain minimum of 4 kg cement. एक ब्रिक में कम से कम 4 किलो सीमेंट चाहिए बेटा. एंड नॉट मोर देन 2 kg, ज्यादा से ज्यादा 2 किलो सैंड होना चाहिए. फॉर्मुलेट द एलपीपी फॉर द कॉस्ट टू बी मिनिमम, फॉर द कॉस्ट टू बी मिनिमम. तो अभी अपन क्या करेंगे, लेट हिम यूज x kgs of cement and what beta y kgs of sand for one brick, for one brick. तो अभी सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटा, अपने को कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. तो क्या करेंगे बेटा, मिनिमाइज z बी द कॉस्ट. तो कितना है बेटा, फॉर वन ब्रिक x kgs ऑफ सीमेंट, x kgs ऑफ सीमेंट, और सीमेंट का खर्चा कितना है बेटा, 20 रुपीज पर केजी, मतलब कितना है बेटा ये 20x. और सैंड का खर्चा कितना है बेटा, 6 रुपीज पर केजी, दैट इज 6y. मिनिमम z देख लो बेटा वापस एक बार. सीमेंट कॉस्ट 20 पर केजी एंड सैंड 6 पर केजी. ओके बेटा. तो फिर कितना खर्चा आएगा बेटा इसका, 20x, इसका आएगा 6y, दोनों को अपन ऐड करेंगे. राइट. ओके. ना मिनिमाइज z इज इक्वल टू 20x प्लस 6y, ये मिनिमम करना है. नाउ सब्जेक्ट टू क्या है बेटा, अभी सबसे पहले इसमें द वेट हैज टू बी 5 किलो. वेट ऑफ द ब्रिक कितना होना चाहिए बेटा, 5, मतलब एटलीस्ट 5 किलो है. तो x प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5. फर्स्ट कंडीशन है बेटा. अभी सेकेंड, सीमेंट का क्या है बेटा, cement dictate that a concrete brick should contain minimum 4 kgs of cement. कम से कम 4 किलो होना चाहिए, मतलब x should be greater than or equal to 4 and not more than 2 kgs of sand. मतलब y जो है वो 2 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, मतलब 2 से कम करेंगे. दिस इज द कंडीशन फॉर सैंड एंड दिस इज फॉर सीमेंट. सो दीज आर द 3 कंडीशंस. मैंने बोला था ना बेटा, कभी 2 कंडीशंस रहते हैं, कभी 3. इसमें 3 है बेटा. ना अपने को पता है बेटा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब x अगर 4 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा ना बेटा. तो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एंड y इज लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए. तो यहां पर y ग्रेटर देन 0 लिखना चाहिए बेटा. तो इसको अगर एक साथ लिखे तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और दूसरा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू कितना 2. अगर ऐसा लिखा तो भी चलेगा, यहां तक लिखा तब भी चलेगा बेटा. योर आंसर इज परफेक्ट. ओके. विद दैट दिस कंप्लीट्स दिस एक्सरसाइज नंबर 6.1. नाउ वी कैन बिगिन विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 6.2. उसके लिए ना बेटा अपन ने 6.1 क्या था बेटा, इट वाज द फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी. 6.2 जो है ना बेटा, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी. इसमें एलपीपी का सॉल्यूशन है बेटा. तभी इसमें सॉल्यूशन देखने के लिए अपने पास 2-3 चीजें है बेटा. पहला जो है वो है कॉन्वेक्स सेट एंड द फिजिबल रीजन. ये किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स सेट एंड द फिजिबल रीजन. नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन थोड़ा सा. तो अभी ये डेफिनेशंस और ये जो है बेटा, ये सारी चीजें जो है ना बेटा, ये अपन एक एग्जांपल के बाद देखेंगे, जैसे अपन ने पिछले बार देखा था. करेक्ट. थियोरेटिकल पार्ट अपन बाद में देखेंगे ताकि समझने में वो थोड़ा सा आसानी हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड. अब देखो बेटा, ये जो एलपीपी है ना बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है. एक तो ग्राफिकल मेथड जो अपन देखने वाले हैं, एंड द सेकंड इज द सिंप्लेक्स मेथड. सिंप्लेक्स मेथड जो है ना बेटा, वो साइंस वालों को थी पहले, कॉमर्स वाले को कभी नहीं थी. इनफैक्ट अभी साइंस वालों ने भी उसको उड़ा दिया है. इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल है ना, तब सिंप्लेक्स मेथड इजी रहती है. वो मैथमेटिकल मेथड है बेटा. लेकिन अगर सिर्फ 2 मेथड है तो ग्राफिकल मेथड इज इजी. इसके लिए सिंप्लेक्स मेथड को क्या किया बेटा, उन्होंने उड़ा दिया है.
and we are going to see only the graphical method. अब पहला क्या है बेटा, मैक्सिमा ए z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y, मतलब ये फॉर्मुलेट ऑलरेडी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर दिया है, रेडीमेड फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम्स है, एंड वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट। इसके लिए बेटा ये है या तो 3 मार्क के लिए आता है बेटा टू सॉल्व द ग्राफ। ओके, मैक्सिमा है z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y विच इज सब्जेक्ट टू x इज लेस देन इक्वल टू 4, y इज लेस देन इक्वल टू 6, एंड यहाँ पर देखो बेटा एक कॉमन चाहिए, x प्लस y शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 अगेन, एंड x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0, दीज आर द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। ओके बेटा, तो अपन एक बार क्वेश्चन लिखेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट ग्राफिकली। So let's start with the question, exercise number 6.2. Question number 1. तो बेटा इसमें मैक्सिमा है z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y सब्जेक्ट टू x इज लेस देन इक्वल टू 4, y इज लेस देन इक्वल टू 6, एंड x प्लस y जो है that is also less than equal to 6, x is greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0। ओके बेटा, इस तरीके से अपने को क्या है बेटा, ये पहले क्वेश्चन लिख के लेना है पूरा का पूरा। नाउ टू सॉल्व इट अपने को इसका ग्राफ बनाना है बेटा। क्या करना है, वी हैव टू मेक द ग्राफ। तो फिर ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, लेट अस सी हाउ डू वी मेक द ग्राफ। तो सबसे पहले अपने को इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। ये क्या है बेटा, these are all the in equations, these are all the in equations। इन इक्वेशन को पहले अपने को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और देखो बेटा, अपने को जो ग्राफ निकालना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव कंडीशन का है। ऑब्जेक्टिव का ग्राफ अपन नहीं बनाते, ऑब्जेक्टिव एकदम लास्ट में यूज करेंगे, उसका ग्राफ में कोई यूज नहीं है। ओके, तो सबसे पहले ना बेटा अपने को इन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इन द इक्वेशंस। पहला कौन सा है बेटा, x इज इक्वल टू 4। बेटा x इज इक्वल टू 4, ये जो लाइन है बेटा, वी नो दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। तो फिर इसका जो इंटरसेप्ट आएगा वो कहां आएगा बेटा, y एक्सिस को तो ये इंटरसेप्ट करेगी ही नहीं, x को करेगी कहां पर, एट y इज इक्वल टू 0। तो इसका जो इंटरसेप्ट आएगा बेटा, आएगा y इज इक्वल टू 0 के ऊपर इंटरसेप्ट आएगा बेटा, दैट इज द ओनली इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब वेयर इट टचेस द y एक्सिस। कंस्ट्रेंट क्या है बेटा, यहाँ पर कंस्ट्रेंट यहाँ पर दिया है बेटा, इट इज द लेस देन टाइप। अगर ये लेस देन टाइप है ना बेटा, और सारे के सारे पॉजिटिव है ना बेटा, यहाँ पर कुछ भी कहीं पर भी माइनस साइन नहीं है, पहले चेक करो माइनस साइन है कि नहीं। अगर माइनस साइन है तो अपने को कुछ और करना पड़ता है, माइनस साइन नहीं है तो डायरेक्टली जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान में रखो बेटा। डायरेक्टली अगर ये लेस देन है ना बेटा, तो ओरिजिन साइड आता है बेटा। लेस देन है तो ओरिजिन की तरफ जाना है अपने को, ओरिजिन साइड मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन। और अगर ग्रेटर देन रहेगा ना बेटा, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन या तो फिर नॉन ओरिजिन साइड, अवे फ्रॉम ओरिजिन या तो फिर नॉन ओरिजिन साइड। सिमिलरली बेटा y इक्वल टू 6 सेकेंड वाला, तो इसमें इंटरसेप्ट क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू 0, ये भी लेस देन है, इसके लिए ये भी क्या आएगा बेटा, ओरिजिन साइड। ओके, देन तीसरा कौन सा है बेटा, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। लेस देन तो नहीं लिखते बेटा अपन ने, बिकॉज अपन ने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। अब इंटरसेप्ट कैसे आता है बेटा, इंटरसेप्ट कैसे आएगा बेटा, इफ x इज इक्वल टू 0, y कितना आएगा बेटा, y विल बी 6। तो इंटरसेप्ट क्या आएगा बेटा, y इज इक्वल टू 6 इज द फर्स्ट इंटरसेप्ट, एंड और अगर इफ y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6 इज द सेकेंड इंटरसेप्ट। अगेन दिस इज लेस देन टाइप, मतलब ये भी आएगा ओरिजिन साइड। ओके, और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स की वजह से इसने दिया ना बेटा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स की वजह से एक चीज अपने को पता चलती है बेटा, एनएनसी की वजह से एक चीज अपने को पता चलती है, क्या बेटा, यस, अपने को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही जरूरत होती है, अपने को बाकी तीनों क्वाड्रेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपने बाकी के तीनों क्वाड्रेंट नहीं भी निकाले तो भी चलेगा, और अगर निकाले तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने को कंफ्यूज करेगा, तो विल ओनली ड्रॉ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो बेटा अपने पास जो है मैक्सिमम 6 तक ही जाना है x और y पे, तो यहाँ पर 1 2 3
4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। देखो बेटा आपके नोटबुक में जो लाइंस है ना उसके ऊपर y एक्सिस को इमीडिएटली आप कर सकते हो, इसमें काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। देयर आर लाइंस इन दिस आल्सो, हाँ अभी आपको दिखाई देगी बहुत लाइटली। तो 1 2 3 ऐसा अपन लिख सकते बेटा, तो वहां पर काउंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको मेजर करके करना पड़ेगा बेटा विद अ स्केल। अब एक्चुअली एग्जाम में स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन है क्वेश्चन पेपर में कि ओनली रफ डायग्राम इज क्या बोलते हैं उनको एक्सपेक्टेड, लेकिन अगर अपन रफ डायग्राम नहीं निकालना है बेटा, अपन ने अच्छी तरह से निकालना है, दिखने को भी अच्छा दिखेगा बेटा, और कभी कभी अगर 3 सब्जेक्टिव कंडीशंस रहेंगे तो बेटा ये अच्छी तरह से निकालना ही अपने लिए फायदेमंद साबित होता है। ओके, नाउ द फर्स्ट लाइन इज x इज इक्वल टू 4। पहली लाइन कौन सी बेटा, x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 कैसे बेटा, दिस इज द लाइन एंड इट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, तो ये ऐसी लाइन है बेटा, दिस विल बी द लाइन x इज इक्वल टू 4। नाम लिखते जाओ बेटा उस पे, फिर बाद में फिर कंफ्यूज होता है ये लाइन कौन सी और वो लाइन कौन सी। आपने 10th तक सीखा है बेटा कि एरोज देना काफी जरूरी होता है। दूसरी जो लाइन है ना बेटा दैट इज y इज इक्वल टू 6। नाउ y इज इक्वल टू 6 विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, तो ये वाली लाइन रहेगी बेटा, दिस इज दैट लाइन y इज इक्वल टू 6 व्हिच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। एंड द नेक्स्ट वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अभी इसमें अपन ने इंटरसेप्ट निकाला है बेटा। पहला क्या है, x इज इक्वल टू 6, मतलब पहला पॉइंट जो आएगा बेटा वो आएगा x इज इक्वल टू 6 इधर आएगा बेटा, एंड दूसरा है y इज इक्वल टू 6। करेक्ट, ये दोनों पॉइंट को अपन ज्वाइन करके वी विल गेट द थर्ड लाइन, इस तरह से वो आएगी बेटा। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर 3 कंडीशंस थे, इसके लिए यहाँ पर लेकिन ये दोनों स्ट्रेट ही है, इसके लिए अपने को कोई टेंशन नहीं आया। That is why बेटा you have to take proper scale and proper measurements। ठीक है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बेटा, लेकिन आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे उससे। I will write this, ये वाली जो लाइन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके बेटा, ये अपना पहला काम हो गया है, ओनली द फर्स्ट काम, बाकी के काम अभी तक बाकी है बेटा। अब यहाँ पर अपन ने देखा है बेटा कंस्टेंट टाइप लेस देन होने की वजह से फिजिबल रीजन जो है वो है ओरिजिन साइड। ये फिजिबल रीजन क्या है इसके बारे में अपन ने कुछ देखा नहीं। अब फिजिबल रीजन वो रीजन है बेटा जहां पर अपन अपना आंसर ढूंढ सकते हैं उतने एरिया में, पूरे ग्राफ में तो अपन नहीं ढूंढेंगे, इधर वी विल ओनली फाइंड इट इन द फिजिबल रीजन। अब देखो बेटा आपकी अंगूठी सपोज आपके कमरे में गिर गई है, यू नो कि ये कमरे में गिर गया, और फिर वो ऐसे घूमते घूमते ना क्या रोल करते करते कहीं तो भी जाके छुप गई है, और एग्जैक्टली कहाँ गई है ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये तो आपको पता है बेटा कि ये आपके हाथ से कमरे में ही गिरेंगे, तो आप उसको उस कमरे में ढूंढेंगे या और कहीं ढूंढेंगे बेटा। सो द फिजिबल रीजन टू फाइंड दैट विल बी ओनली दैट रूम। उसी तरह से बेटा अपन अपना आंसर वो फिजिबल रीजन में मतलब उतने ही एरिया में मिलता है बेटा, दैट इज द फिजिबल रीजन। आवर सॉल्यूशन विल राइज ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये आपने को याद रखना है बेटा। ओके, अब इनकी रीजन है ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब नाउ सपोज इफ यू स्टैंड ऑन द लाइन, ये ओरिजिन यहां पर है बेटा, तो अपने को ये लाइन क्रॉस करने की जरूरत नहीं बेटा, इजाजत नहीं है, वी कैन नॉट क्रॉस दिस लाइन। तो अपना जो रीजन है वो इधर से इधर ही होगा, ये लाइन के ऊपर नहीं जा सकते बेटा क्योंकि ये भी ओरिजिन साइड है। यहां से अपने को ओरिजिन की तरफ जाना है बेटा, फ्रॉम दिस लाइन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि यहां पर अपन ने फिजिबल रीजन क्या दिया बेटा, ओरिजिन साइड। इसको भी और इसको भी, इसका सीधा मतलब है बेटा ये लाइन के अपन बाहर नहीं जा सकते। यू कैन कॉल, अभी ये जो है ना बेटा, ये जो है ये सारी की सारी लक्ष्मण रेखा है बेटा। कौन सी, ये और ये सारे लक्ष्मण रेखा है बेटा, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो देखो बेटा अपना जो फिजिबल रीजन है ये लाइन के अंदर मतलब इसके अंदर और इसके अंदर, तो इसके अपने को चारों कॉर्नर पॉइंट ढूंढने बेटा, वी हैव टू सी ऑल द कॉर्नर। ये कॉर्नर तो पता है बेटा अपने को कौन सा, 0 0, अपन उसको O नाम देंगे, ओरिजिन 0 0। द सेकंड कॉर्नर इज हियर, अपन उसको A नाम देंगे बेटा। क्या है बेटा, यू कैन सी x की वैल्यू 4 है बेटा और y 0 है बिकॉज इट इज ऑन द x एक्सिस। ये पॉइंट जो है ना बेटा अभी तक अपने को पता नहीं है, उसको अपन ढूंढेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस वन, द A इसको B बोलेंगे बेटा, एंड दिस इज द C पॉइंट। C पॉइंट कौन सा है बेटा,
x 0 है बेटा एंड y is 6 बिकॉज इट इज द y इंटरसेप्ट, आपने को ऑलरेडी पता है बेटा। और ये जो है ना बेटा शेडेड पार्ट, दिस शेडेड पार्ट इज द फिजिबल रीजन। अब ये जो अपना पॉलीगॉन मिला है ना बेटा, ये शेडेड पार्ट वाला पॉलीगॉन, अपना आंसर इतने में ही रहता है। एंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है बेटा, फिजिबल मतलब यहां पर कहीं तो भी रह सकता है बेटा, ऑप्टिमल सोल्यूशन विल बी एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। फिजिबल रीजन में वो सब्जेक्टिव कंडीशन के सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है ना बेटा वो फॉलो करता है। इतने पार्ट में सारे रिस्ट्रिक्शन फॉलो करता है, एक भी रिस्ट्रिक्शन वो छोड़ता नहीं है इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। अगर ये पार्ट छोड़ दिए बेटा, सपोज ये लिया ये लिया ये लिया ये लिया, तो कोई ना कोई एक रिस्ट्रिक्शन वो छोड़ेगा, एक या एक से ज्यादा, सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन फॉलो ये करता है। एंड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ दिस फिजिबल रीजन अपना मैक्सिमम या मिनिमम रहेगा, मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन रहेगा बेटा। तो अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या रहेगा? द फोर कॉर्नर्स, अपने चार कॉर्नर में से तीन कॉर्नर तो पता है बेटा आपने को, कॉर्नर ओ पता है, ए पता है और सी पता है। अब पता कौन सा नहीं है बेटा? बी। अब बी में अपने को पता है बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, बिकॉज अपन ने अच्छी तरह से ग्राफ पे निकाला है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 ही है, वी नो दैट, एंड वी कैन सी द वाई कोऑर्डिनेट इज 2। इसके लिए अपने को ग्राफ अच्छी तरह से पेंसिल से निकालना है, तो अपने को आंसर डायरेक्टली मिलेगा। लेकिन डायरेक्टली लिखना नहीं है बेटा आंसर, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, सॉल्व कैसे करना है बेटा? देखो सॉल्व ऐसे करेंगे बेटा, अपन इधर लिखेंगे पॉइंट बी इज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। अब देखो बेटा, ये जो बी है कौन से लाइन पर है? एक तो ये वाली लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई कौन सी? ये वाली लाइन इज इक्वल टू 6 है ना बेटा। देखो ये दोनों लाइन के ऊपर ही है, ये लाइन और ये लाइन, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है पॉइंट बी। तभी x तो 4 है, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, तो कितना है बेटा? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y आता है 2। तो ये पॉइंट कितना है? x इज 4 एंड y इज 2। b पॉइंट मिल गया अपने को 4 एंड 2। ये डायरेक्टली अपने को ग्राफ पर से भी मिलता है, लेकिन आपको ये सॉल्व करके बताना है। इसीलिए उसने बोला है बेटा स्पेसिफिकली कि ग्राफ का रफ स्केच इज एक्सपेक्टेड। ओके, ताकि ये जो है ना बेटा, ये सॉल्यूशन इज 100% एक्सपेक्टेड। डायरेक्टली ग्राफ से अगर अपने को आंसर मिलता है तो उन्होंने फिर क्या बोला होता है बेटा? यू हैव टू ड्रॉ अ प्रॉपर ग्राफ। तो बी पॉइंट अपने को मिल गया बेटा 4 एंड 2। ओके, तो अभी जो अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन है बेटा, ये इन चारों पॉइंट्स पर ही रहेगा, इन द 4 पॉइंट। तो फिर अपने को मैक्सिमम या मिनिमम ये कैसे फाइंड करना है? क्वेश्चन में क्या है बेटा? देखो अपने को मैक्सिमाइज करना है, तो फिर अपने को z मैक्स करना है। z पता है बेटा अपने को, z क्या है बेटा? 11x प्लस 8y। तो z एट पॉइंट o मतलब 0 0 क्या आएगा बेटा? x के जगह पे भी 0 और y के जगह पे भी 0, तो ये आएगा 0। सेकेंड z एट a कितना है बेटा? 4 0। 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 0 विच इज 44। तीसरा पॉइंट कौन सा बेटा? 4 2। 11 इंटू 4 8 इंटू 2, ये कितना है बेटा? 44 और ये 16, मतलब ये कितना आएगा बेटा? 60। एंड लास्ट z एट 0 6। 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6, 8 6 48। आपने को मैक्सिमाइज करना है, करेक्ट ना बेटा? आपने क्या करना है बेटा? मैक्सिमाइज। तो इनमें सबसे बड़ा देखो बेटा, सबसे ज्यादा कौन सा है? 60 है ना बेटा। तो अपन क्या लिखेंगे? z max इज इक्वल टू 60 when x इज इक्वल टू कितना बेटा? 4 एंड y इज इक्वल टू 2। दिस कंप्लीट्स द आंसर। ओके, काफी आसान है, 2-3 एग्जांपल प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको अच्छी तरह से आ जाएगा बेटा। ओके ओके, इसके आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे जो HGCA लेक्चर्स है वो आपके सामने 2 तरीके से आते हैं। एक तो YouTube के फ्री लेक्चर्स है जो अभी हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो सारे फैकल्टीज आपके सामने है, नेहा मैम है, सारंग सर है, प्रीति मैम है, धीरज सर है, ये फेस टू फेस आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये बिल्कुल लाइव क्लासेस है। मिलेंगे कहाँ? हम मिलेंगे जीमीट के ऊपर।
और अगर बाय चांस आपने कोई लेक्चर मिस भी किया तो भी आपके लिए रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट। तो फिर ये सारी चीजें प्लस ये सारी चीजें आपको मिलेगी प्रीमियम बैच में, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। यू कैन गेट ऑल दिस, ओके। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, कौन कौन से कोर्स है हमारे पास? 11th, 12th, बीकॉम एंड व्हाट द सीए फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो। अगर आप में इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है, आपको किसी और जानकारी की जरूरत है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट दीज 2 नंबर्स जो आपके सामने है। तो चलो, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर। Let's go for the next one. Let's see what he says in the second one. देखो बेटा, maximize z is equal to 4x plus 6y, ये वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं बेटा। Subject to 3x plus 2y less than equal to 12, x plus y greater than 4, अभी एक less than है बेटा, एक greater than है, and x and y both are greater than 0, मतलब these are the non-negativity constraints, okay। तो जैसे अपन ने पहले वाला किया है वैसा ही अपने को सेकंड भी करना है विथ अ स्मॉल डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस है बेटा। तो पहले तो क्वेश्चन करेंगे बेटा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू कितना बेटा? 4x प्लस 6y। सब्जेक्ट टू कौन कौन से है बेटा? सब्जेक्ट 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस y लेस देन इक्वल टू, ये 12 है बेटा, यहाँ पे मिस्टेक किया है, यहाँ पर 4 है, ओके। कभी कभी क्या होता है बेटा, नीचे और ऊपर के प्रॉब्लम एक साथ देखने में आते हैं बेटा। x एंड y आर बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स दिए हैं। अब ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ना बेटा, इसमें कभी कभी वो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स नहीं देते, तो वहां पर नेगेटिव में भी आंसर जा सकता है, क्योंकि ये x एंड y क्या है अपने को पता नहीं है। कुछ कुछ चीजें नेगेटिव में जा सकती है, लेकिन कॉस्ट, प्राइस, नंबर ऑफ बनानास, नंबर ऑफ ये वो सब क्या हो सकता है बेटा? दे आर नेवर नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है, ओके। तो अपने को पहले वो टेबल बनाना है जैसे पहले बनाया, तो पहले अपन बनाएंगे इक्वेशंस। जो भी अपने सब्जेक्टिव है ना बेटा, उसके इक्वेशंस बनाने हैं। आपको याद होगा बेटा, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका अपन ने को ग्राफ नहीं बनाना है। इसका यूज कहां होता है बेटा? अपन ने देखा है एकदम लास्ट में, है ना, जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं, कभी 5 भी मिलेंगे। जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं बेटा, वो हम लोग क्या करते बेटा? यस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर मैक्सिमाइज रहा तो मैक्सिमम देखते, मिनिमाइज रहा तो मिनिमम देखते। इक्वेशन, इक्वेशन के बाद क्या था बेटा अपने पास? अपने पास था इंटरसेप्ट, उसके बाद क्या था बेटा अपना? कंस्ट्रेंट टाइप, ये अपन कॉपी बुक स्टाइल कर रहे बेटा, कंस्ट्रेंट टाइप, एंड देन द फिजिबल रीजन, ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड है, ओके ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। यहाँ पे लेस देन रहो या ग्रेटर देन रहो, कोई भी इक्वेशन रहो, अपने को यहाँ पर इक्वल टू ही लेना है। अभी इंटरसेप्ट, अगर x 0 लेता बेटा, यहाँ पर मैं लिखता हूं इफ x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा बेटा? 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। 3 इंटू 0 तो 0 आएगा बेटा, 2y इज इक्वल टू 12, y कितना आएगा? 6। तो पहला इंटरसेप्ट क्या है बेटा? y इज इक्वल टू 6, 0 कितना आएगा बेटा? 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, x कितना आएगा बेटा? ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 4, तो x इंटरसेप्ट आएगा x इज इक्वल टू 4। उसी तरह अपन दूसरे तीसरे जितने भी लाइन्स रहेंगे उनका अपन इंटरसेप्ट निकालेंगे बेटा। तो सेकंड लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर x 0 है, x अगर 0 है तो y कितना आएगा? 4, और y 0 है तो x आएगा 4। इसके लिए बोथ द इंटरसेप्ट्स आर 4 एंड 4। कंस्ट्रेंट टाइप देखो बेटा, अभी यहाँ पर लेस देन 12 था और यहाँ पर ग्रेटर देन है। यहाँ पर एक बार वापस मिस्टेक किया है बेटा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, ओके। नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा बेटा? दिस विल बी द ओरिजिन साइड, और ये कितना आएगा बेटा? ये आएगी नॉन ओरिजिन साइड, या तो फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर, ओके। एक्स वाई बोथ आर ग्रेटर देन 0, मतलब वी ओनली नीड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे पिछले इसमें अपने को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत थी, यहाँ पर भी अपने को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत रहेगी।
Okay, so let us start with this graph. मैक्सिमम कहां तक जाना है? देखो बेटा अपने को 6 तक ही जाना है, जैसे पहले गया है अपन ने 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। और ऊपर भी 1 2 3 4 5 and 6, right? Now we'll go for the first line. इंटरसेप्ट देखने बेटा सिर्फ x is 4 and y is 6. x is 4 मतलब यहाँ पर, y is 6 यहाँ पर, बस इतना आसान है बेटा। दैट इज वाई वी फाइंड द इंटरसेप्ट। अब लास्ट ईयर इन 10th स्टैंडर्ड अगर आपको किसी भी इक्वेशन का ग्राफ निकालने के लिए बोला तो आपको 3 पॉइंट निकालने के लिए बोलते थे। यहाँ पर अपने को जहां तक हो सके इंटरसेप्ट निकालने हैं, मतलब डायरेक्टली 2 पॉइंट से अपना काम हो जाएगा बेटा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लाइन। ये कौन सी लाइन है बेटा? द फर्स्ट वन, इट इज 3x + 2y इज इक्वल टू 12। और दूसरा जो है बेटा दैट इज x + y इज ग्रेटर देन 4, x + y इज इक्वल टू 4, मतलब 4 and 4, 4 and 4। अगेन दिस विल बी दैट लाइन, ये भी 4 से ही जाएगा बेटा। और जो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है बेटा, तो आपने को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, करेक्ट। इसका नाम क्या है बेटा? x + y इज इक्वल टू 4। अब जो पहली लाइन है बेटा 3x + 2y, वो कहां जाना है बेटा? ओरिजिन साइड है, मतलब ये लाइन से अपने को ओरिजिन की तरफ जाना है बेटा, ओरिजिन की तरफ। और ये जो दूसरी लाइन है बेटा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है बेटा, नॉन ओरिजिन साइड लिखा है बेटा, मतलब ओरिजिन से दूर। ये लाइन से अंदर, ये लाइन से बाहर, मतलब दिस विल बी दैट फिजिबल रीजन। ये जो शेडेड पार्ट है ना बेटा, इसको बोलते हैं अपन फिजिबल रीजन। यस, एक बार वापस वो सारे क्या बोलते हैं उसको, थ्योरेटिकल पार्ट लेना अपना रह गया। चलो ये प्रॉब्लम के बाद अपन थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लेंगे बेटा। ओके, सो दिस इज आवर फिजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स कितने बेटा फिजिबल रीजन के? 1 2 3, इसको अपन ए देंगे, दैट इज 4 0, पता है अपने को। ये बी है, ये कौन सा है बेटा? 0 6, एंड दिस इज सी विच इज 0 4। अब देखो बेटा इसमें कुछ भी निकालने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल द 3 4 पॉइंट्स आर ऑन द x और द y एक्सिस, तो फिर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बेटा। अपना z क्या है बेटा? z इज 4x + 6y। ओके, और इसको करना है अपने को मैक्सिमाइज। क्या करना है इसको? मैक्सिमाइज। तो पहला z एट a पॉइंट कौन सा बेटा अपना? 4 0। कितना आएगा बेटा? 4 × 4 + 6 × 0, 16 आ गया बेटा। दूसरा जो पॉइंट है वो है 0 6, 4 × 0 + 6 × 6 विच इज 36। तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो है 0 4, सी पॉइंट, 4 × 0 + 6 × 4 विच इज 24। अपने को मैक्सिमाइज करना है बेटा, 36 इज द मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे बेटा अपन? z max इज इक्वल टू 36 व्हेन x इज इक्वल टू कितना बेटा? x इज 0 एंड y इज 6। Okay, this is as simple as this, right? Okay, थोड़ा सा theoretical part देख लेंगे बेटा अपन। Let us see the theoretical part. देखो बेटा यहाँ पर the convex set, पहले convex set कौन सा है बेटा? A set of points in a plane is said to be convex. अभी इसकी जरूरत नहीं है अपने को, लेकिन ये आपको MCQs में या फिलअप्स में पूछ सकते हैं। If the line segment joining any 2 points lies entirely within the same set, मतलब अगर एक अपने को कोई भी फिगर दिया है तो अगर अपन ने उसके कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन किए तो पूरे के पूरे उसके अंदर ही आना चाहिए। अभी देखो बेटा यहाँ पर ये आपको पता है दिस इज एन इलिप्स, कोई भी 2 पॉइंट लो बेटा इसमें, एनी 2 पॉइंट्स विद इन दिस, तो पूरा के, और अगर अपन ने उसको ज्वाइन किया द एंटायर सेगमेंट विल लाई इन दैट फिगर इटसेल्फ। यहां पर भी सेम है बेटा, यहां पर देखो बेटा दिस पार्ट इज लाइंग आउटसाइड, यहां पर भी दिस पार्ट इज लाइंग आउटसाइड। तो अगर कुछ पार्ट वो फिगर से बाहर जाता है बेटा तो इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। एंड अपने को एलपीपी में सारे किससे लेने देने बेटा अपने को? टू सॉल्व वी नीड अ कॉन्वेक्स सेट। अ कॉन्वेक्स सेट में भी बाउंडेड मतलब उसको क्या रहते बेटा? बाउंड्री रहती। बाउंडेड मतलब बाउंड्री, एंड क्लोज्ड फिगर रहते हैं बेटा। अब देखो बेटा दीज आर द बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट, दीज आर द बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट
एंड इट मे बी अनबाउंडेड ऑल्सो, कभी कभी अनबाउंडेड भी हो सकते हैं. ओके देखो बेटा दिस वन इज ए अनबाउंडेड कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि कहीं पर भी अपन इसको जा सकते, इट हैज नो लिमिट. देखो बेटा ये जो है ना, ये लाइंस कहीं तक भी अपने जा सकते, इट हैज नो लिमिट एट ऑल, राइट. सो दे आर अनबाउंडेड कॉन्वेक्स सेट. नाउ देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व एन एलपीपी, जैसे अपन ने ऑलरेडी देखा था बेटा, एक तो है ग्राफिकल और दूसरा है कॉन्वेक्स. We shall restrict our studies only to the graphical method. अभी डेफिनेशन क्या है बेटा, पहला सॉल्यूशन है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाइज ऑल द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द एलपीपी. यहाँ पर देखो बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी. सारे मतलब इट हैज हाउ मेनी बेटा, इट हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन. सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफिनाइट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है व्हिच सैटिस्फाई ऑल द कंडीशंस. Okay, feasible solution which satisfy all the constraints is called as a feasible solution. वही है बेटा solution and feasible solution, it is one and the same, it is one and the same. Okay, optimum feasible solution, now optimum है और वो feasible भी है. optimum को पता है बेटा feasible solution they may be infinite, लेकिन optimal क्या होता है बेटा, one and only one. It optimizes, either maximizes or minimizes, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन optimum solution. Feasible region भी देखा है बेटा, the region in which our solution lies, which is determined by all the constraints and non-negativity restrictions of the linear programming problem. वो जो part है बेटा, now this region, अगर ये सारे के सारे constraints मानता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, feasible region. The boundaries of the region may or may not be included in the feasible region. अगर वो greater than or equal to है या less than and equal to है तो फिर boundaries भी included है. लेकिन अगर सिर्फ greater than है या तो सिर्फ less than है तो फिर जो boundaries है ना बेटा, it is not included. The boundaries are not included. The set of all feasible solution of an LPP is a convex set. मतलब जो फिजिबल रीजन होता है ना बेटा, इट इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स रीजन, इतना याद रखो बेटा. एंड द सेकंड थ्योरम, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द एलपीपी अटेन्स द ऑप्टिमम वैल्यू, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों में से कोई भी रहेंगी उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिमम, एट लीस्ट वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कोई भी एक वर्टेक्स पे मैक्सिमम या मिनिमम आता है, कोई भी एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो एक कॉर्नर पे मैक्सिमम सॉल्यूशन होता ही है बेटा. सो दीज आर द टू थ्योरम, इसके प्रूफ की कोई जरूरी नहीं है. अब इसका सॉल्यूशन के लिए बेटा बाकी के जो प्रॉब्लम्स है विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय फ्रेंड्स. दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.